मेरा नाम आशीष है। मैं 21 साल का हूँ। मेरी ये कहानी शुरू होती है जब मैं 12 साल का था। उस समय मुझ में कोई सही गलत की समझ नहीं थी। मैं एक गांव में ही रहता था। मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता के दबाव में आकर मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मुझे न पढ़ता देख मेरे पिता ने मुझे शहर के एक महंगे स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहां से मुझे बस लेने आती थी। लेकिन वहां भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पाया और मैं स्कूल ना जाकर बाहर शहर के चक्कर लगाने लगा। मेरे बस के ड्राइवर को मैंने पटा रखा था। मैं दिखने में इतना मासूम था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं कोई शरारत कर सकता था। लेकिन वो एक दिन जब मैं स्कूल का बहाना लेकर बाहर गया, उस दिन ने मेरी जिंदगी की पूरी कहानी बदल कर रख दी। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना आज शहर के किसी फेमस पार्क में जाया जाए। मैंने वही किया और अपना बैग उठाकर चल दिया। यहाँ वहां घूमने के बाद एक लड़की ने मुझे आवाज दी, सुनो, क्या तुम मेरी एक पिक्चर ले सकते हो? ये सुनकर मैं पीछे मुड़ा और देखा एक मेरी हमउम्र दिखने वाली लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैंने उसका फोन लिया और उसकी पिक्चर लेने लगा। उस जमाने में किसी के पास अपना कैमरे वाला फोन होना बहुत बड़ी बात थी, और वो तो मेरी ही उम्र की लड़की थी, इसलिए लग रहा था कि वो एक अच्छे खाते पीते घर की लड़की है। इसके बाद मेरा घर जाने का समय हो चुका था, इसलिए मैं घर चला गया। अगले दिन मैंने फिर वही जाने का फैसला किया। कल के जैसे ही वह लड़की मुझे वहीं पर दिखाई दी। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया था। जब उसने मुझे देखा तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मैं भी उसकी बातों का जवाब देकर उससे बात करने लगा। उसके बाद हमने अपने नाम जगह की जान पहचान कर ली। इसके बाद यह सिलसिला हर रोज चलता रहा। मुझे पता चला कि उसका नाम अनीशा है और उसका घर पार्क से थोड़ी ही दूरी पर है। उसके पापा एक बहुत बड़े आदमी थे। वह रोज मिलने लगी तो मुझे भी उसकी आदत सी हो गई थी। मैं अब घर से सीधा पार्क और पार्क से सीधा घर जाने लगा। इस बीच मैं अपने स्कूल को बिल्कुल भूल चुका था। एक दिन मैंने स्कूल जाने का सोचा तो मुझे पता चला कि टीचर ने मेरा नाम स्कूल न आने की वजह से काट दिया है। इसलिए मैं बहुत घबरा गया था कि मेरे पिता को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वे मुझे बहुत मारेंगे। मेरे पिता एक सैनिक थे जो कुछ ही दिन के लिए घर आते थे और वे बहुत गुस्से वाले भी थे। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मेरे पिता से डर लगता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मुझे याद आया कि मेरी बुआ का लड़का भी इसी शहर में रहता है। इसलिए मैंने उसके पास जाकर एक झूठी कहानी बनाई और कहा कि मैं बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं जा सका और स्कूल वालों ने मेरा नाम काट दिया। भाई बहुत व्यस्त रहता था क्योंकि वह एक होटल का मालिक था, इसलिए काम की वजह से उसने कुछ समय निकालकर मेरे स्कूल में आ गया और रजिस्टर पर साइन करके चला गया। इससे मेरा काम बन गया। अब मैं कुछ दिन पार्क को छोड़ स्कूल में ही जाने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझसे रहा नहीं गया और मैं दोबारा उसी पार्क में गया। लेकिन वहां पर मुझे अनीशा कहीं दिखाई नहीं दी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे आज अगर वह नहीं मिली तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैं सारी रात उसके बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन मैं सुबह होते ही उसी पार्क में गया और मैं उसे वहां पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे पता नहीं क्या मिल गया था, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की और साइड में जाकर बैठ गया। जब वह मेरे पास आई और उसने सीधे ही मुझे प्रपोज कर दिया। मेरी कुछ भी समझ नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसके हाथ से गुलाब का फूल लिया और उसे हाँ कह दिया। इसके बाद हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था। मैं घर पर पड़े फोन से ही उससे चैटिंग करता। हम सारा दिन यूं ही बातें करते रहते। मेरा एक बड़ा भाई भी था, उसके पास अपना फोन था, तो मैंने अपने पिता से फोन लेने को कहा। तब पिताजी ने मुझे फोन दिला दिया, क्योंकि मैं गांव से बाहर जाता था और उन्हें मेरी फिक्र भी थी। इसलिए उन्हें लगा कि अगर आशीष कोई मुसीबत में हुआ तो वह हमसे कांटेक्ट कैसे कर पाएगा। अब मैं बहुत खुश था।
हम सारा दिन चैटिंग करते थे। वक्त का पता भी नहीं चलता कि वह कब गुजर जाता। उम्र में इतना छोटा होने के बावजूद भी मैं उसके लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जाता। घर वालों से भी झूठ बोलकर पैसे लेने लगा। उसने मुझे अपनी 2 दोस्तों से मिलवाया था, जिनमें से एक का नाम महक और दूसरी का नाम अनुष्का था। वे तीनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। तीनों साथ में ही क्लब जाती। अनीशा और महक साथ में ड्रिंक भी करती थी और उनके दोस्तों के ग्रुप में लड़के भी थे। मुझे जलन होती लेकिन अपने अंदर ही अंदर रो लेता था। उसे कुछ भी नहीं कहता था। मैंने अनीशा से सिर्फ मैसेज चैटिंग के जरिए से ही बात की थी। कभी कॉल पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। शुरू में वह बहुत बातें करती थी, लेकिन बाद में उसने रिप्लाई करना कम कर दिया, और इतना कम कि मैं सुबह उसे कोई मैसेज भेजता तो वह उसका जवाब रात या फिर अगले दिन तक ही देती। मैंने इस बारे में जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वह बहुत बिजी रहती है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही होगा। 2-3 साल तक यूं ही गुजर गए। मैं अब स्कूल भी गांव में जाने लगा। अब उससे मिलना भी बंद हो गया। जो बात होती सिर्फ मैसेज से ही हो पाती। एक दिन अनीशा की दोस्त अनुष्का ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने मुझे बताया कि अनीशा मुझे धोखा दे रही है। वो एक अच्छी लड़की नहीं है। तुम जितना हो सके उससे दूर रहो। लेकिन दूसरे ही पल मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद उसके लिए ऐसा क्यों बोल रही है। तब मैंने उसकी बात सुन उस पर यकीन नहीं किया। ये सब सुनने के बाद मैंने भी अनीशा से थोड़ी बात करनी कम कर दी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मैं उसी शहर में अपने भाई के साथ कुछ काम से आया। मैंने अनीशा को इस बारे में नहीं बताया कि मैं आया हूँ, और जो मैंने वहां पर देखा उसे देखकर मेरा शरीर जम गया। मैंने देखा कि अनीशा एक लड़के के साथ स्कूटी पर बैठी थी, लेकिन वो कौन हो सकता था? ये बात मुझे खाए जा रही थी। मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मेरा मन कर रहा था कि अगर वह लड़का अब मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मार ही डालूं। उसके बाद मुझे अनुष्का का ख्याल आया, जिसने मुझे वो बात कही थी। तब मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे उस पर शक हो चुका था। मैं अगले दिन उससे मिलने गया, यह देखने की वह कौन सा काम करती रहती है कि उसे बात करने तक की फुर्सत नहीं। जैसे ही मैं उसके घर की तरफ गया, मैंने उसी पार्क को रास्ते में देख वहां जाने का फैसला किया। वहां जाकर मैंने देखा कि वो एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। यह वही लड़का था जिसको मैंने उस दिन अनीशा के साथ स्कूटी पर जाते देखा था। पहले मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू कर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। मैं जैसे ही उसके पास गया, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वह मुझे जानती तक नहीं, और उसने उस लड़के के सामने मेरी बेइज्जती कर वहां से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मैं टूट चुका था। मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपने आप को मार डालना चाहता था। मुझे अब लगने लगा था कि अब जीवन में जिंदा रहने के लिए कोई आस बाकी नहीं बची है। उस दिन मैं घर जाकर बहुत रोया। इस बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरे कुछ दोस्त थे जो अनीशा और मेरे बारे में जानते थे, उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया। 2 दिन तक मैंने उसको कोई मैसेज नहीं भेजा। तब उसका मैसेज आया और उसने मुझे सॉरी बोलते हुए कहा कि वह लड़का मेरा भाई था, उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करती तो वह मुझे डांटता, शायद घर पर भी बता देता, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। उसका मैसेज पढ़कर तो मेरी जैसे जान में जान आ गई थी, और मेरी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। मैं बावला सा सब कुछ भूल गया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह मिलना चाहती है। मैंने अगले दिन मिलने को कहा और वह बोली ठीक है, हम कल मिलेंगे। मुझसे तो वो रात कट ही नहीं रही थी। मेरी आंखों मेरी में जो उसको मिलने की खुशी थी वो मैं बता नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं बहाना लगाकर उससे मिलने चला गया। वह मुझे अपने घर ले गई। इस बात से मैं और भी ज्यादा खुश था। उसका घर बहुत बड़ा था।
उसने अपनी माँ से मुझे मिलवाया और अपने घर नाश्ता भी करवाया। मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था जितना कि आज था। फिर हमने बहुत सारी बातें की और शाम को मैं अपने घर चला आया। मैं उसके प्यार में इतना ज्यादा खो चुका था कि मुझे ना दिन दिखाई देता ना रात, ना भूख लगती ना प्यास। मैं बिल्कुल पागल सा हो चुका था। अब वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। मुझे अब बहुत अच्छी लगती, इतनी अच्छी कि जितना कोई भी नहीं। मैं और वो सारा दिन बस चैटिंग करने में लगे रहते थे। मैंने उसके बारे में अपनी माँ को भी बता दिया था कि एक लड़की है। मैंने कॉल पर माँ की बात भी उससे करवा दी। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। उन्हें अनीशा से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत खुश हुआ। अनीशा को भी माँ बहुत अच्छी लगी। इस समय मैं 15 साल का हो चुका था और मेरे अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो गए थे। जैसे मेरी हाइट बढ़ गई और मेरी आवाज भारी हो गई थी। एक दिन हमारे घर पर एक लड़की आई। उस लड़की को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक तो इतनी मोटी थी, ऊपर से खड़ूस थी। वो मेरी मामी के भाई की लड़की थी। हम दोनों छुट्टियों में मेरे मामा और वो अपनी बुआ के घर आती थी। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारे बीच कभी ठीक से नहीं बन पाई। उसकी और मेरी अक्सर लड़ाई ही होती थी। उस समय मैं और वो बच्चे थे, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो चुके थे, इसलिए लड़ाई नहीं की। मैं थोड़ा शर्मीले किस्म का था, इसलिए उससे बात नहीं की। वो बचपन से भी ज्यादा अब मोटी हो चुकी थी। खैर, मुझे क्या था, मैं तो अपनी अलग दुनिया में था। वो हमारे घर 2 दिन तक रही, फिर मेरे मामा के चली गई। उसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मेरी माँ को वो बहुत पसंद थी। मेरे मामा की लड़की ने मेरी माँ से कहा भी कि इसकी शादी इन दोनों में से किसी से करवा दो। तब मैं भड़क उठा और बोला, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। वो कितनी मोटी है, अगर मेरे ऊपर गिर गई तो मैं मर जाऊंगा। मेरी इस बात पर सब हंसने लगे, लेकिन मेरी माँ के दिल में वो बस चुकी थी, क्योंकि वह पढ़ाई में तेज थी और ज्यादा बोलती भी नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। साथ में उसके घर की स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन मुझे और मेरे भाई को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा भाई भी कई लड़कियों से सोशल मीडिया पर बातें करता था और मैं अनीशा से। इसके 2-3 महीने बाद अनीशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं खुशी खुशी उसके पास गया, लेकिन ये खुशी मेरे लिए ज्यादा देर तक नहीं थी। मैं जब उससे मिला तो उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे सुनकर मैं अपने होश खो बैठा था। उसकी बात सुनकर मेरे आसपास की सारी चीजें घूमती हुई नजर आ रही थी। अनीशा ने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा है। उस समय मैं इतना भोला था कि मुझे नहीं पता था कि बच्चा कैसे होता है, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे घर वालों का ख्याल आने लगा कि अगर पापा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं उसे हॉस्पिटल ले आया बच्चा गिराने के लिए। डॉक्टर ने जब देखा तो पता चला कि अनीशा 6 महीने से प्रेग्नेंट है। अब यह बच्चा गिराया तो अनीशा की जान खतरे में आ सकती है। मैं नहीं चाहता था कि अनीशा को कुछ हो, इसलिए मैं वहां से आ गया। इसके बाद अनीशा की जिद पर मैं मान गया और मैंने ऑपरेशन ना करके कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अनीशा को कुछ भी हो। तब मुझे एक कीट के बारे में पता चला, लेकिन वहां भी एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये थी कि बच्चा 6 महीने का था और इतना बड़ा बच्चा, उस कीट से बाहर निकलना मुश्किल था। ना चाहते हुए भी मुझे वो कीट अनीशा को देनी पड़ी और कुछ ही दिनों में वो बच्चा बाहर आता गया। अनीशा और मैं अब इसके लिए निश्चिंत हो चुके थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और भयानक दौर था। उसके बाद अनीशा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और मैं भी उसे देखकर खुश था। ये सब एक बार के लिए हो चुका था, लेकिन ये मेरे साथ दोबारा हुआ। हाँ, यही सब। उसने मुझे बताया वो अब प्रेग्नेंट है। मैंने उसके कहने पर वो कीट उसे दे दी और मैं निश्चिंत हो चुका था।
इन सब की खबर बस एक ही दोस्त को थी। उसने फिर सभी को बता दिया और सबने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई ने बंदी प्रेग्नेंट कर दी। ये बात धीरे धीरे सब लड़कों में फैल गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिर्फ गांव के लड़कों को पता था। मेरे परिवार वाले अब भी अनजान थे। उसके कुछ महीने बाद एक दिन मुझे अनुष्का का कॉल आया और उसने मुझे कुछ बात करने को कहा। मुझे लगा अब इसे मुझसे क्या बात करनी है। वह भी उसी शहर में रहती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम अनीशा को मत बताना कि मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे अब और ज्यादा हैरानी हुई कि ऐसी क्या बात हो गई। मैं उसके पास तुरंत ही गया। मैं उससे मिला और उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठ गया और वो मुझे अपने घर ले गई। मुझे अजीब लगा कि ये मुझे अपने घर क्यों लेकर आई है। तब बिना कुछ बताए वह मुझे एक कमरे के सामने ले गई। अनुष्का ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसे खोलने को कहा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं बयान नहीं कर सकता जो मैंने देखा। उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे इतना बड़ा धक्का सा लगा। उस एक सेकंड में मेरे साथ वो सब हो चुका था जो कभी ना महसूस किया, ना कभी देखा सुना। मैंने देखा कि अनीशा एक लड़के से बिना कपड़ों के लिपटी हुई थी। जिस लड़के के साथ वह थी वह और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसको अनीशा ने अपना भाई बताया। मेरी आंखों के सामने जो था, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मेरा दिमाग कुछ भी नहीं सोच समझ रहा था जो मैंने देखा। मुझे देखते ही अनीशा ने अपने तन को ढक लिया और उस लड़के से दूर हो गई। मैं वहां अब और नहीं रुक सकता था। मैं घर आ गया। तब से अब तक मेरी आंखें बहने से नहीं रुक रही थी। अब मेरा हाल बुरा हो चुका था। मुझे अब कोई नजर नहीं आ रहा था, बस उस एक नजारे के। मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि मैं अपने आप को खो चुका था। मेरे पास कौन है या कौन नहीं, मुझे कुछ खबर नहीं रहती। मैं इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि मैं सब बातें भूलने लगा था। जब मेरे पापा घर छुट्टी आए, उन्होंने मेरी हालत देख मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझे क्या हो गया है, यहाँ होकर भी यहाँ नहीं रहता, क्या बात है। लेकिन मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया और यूं ही अंदर मरता रहा। उस दिन के बाद मैंने अनुष्का को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया और ना ही उसके किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई दिया। धीरे धीरे मैं अपने आप से नफरत करने लगा था। मैं सिर्फ अपने आप को मार देना चाहता था। इसके लिए मैंने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे वहां भी मरने नहीं दिया। मुझे कुछ चोटें आकर रह गई। मैंने कांच की बोतलों को अपने शरीर से तोड़ा, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। शायद ये दर्द उसके दिए दर्द से भी कम था। मैं यूं ही कुछ ना कुछ करता रहता। अब मैं जो एग्जाम में पास हो जाता था, अब वहां भी कुछ नहीं लिख पाता, बस घर वालों की तसल्ली के लिए चला जाता। एक दिन अनीशा ने मुझे मिलने को कहा और मैं बेमन से चला गया। उसने वहां पर मुझसे माफी भी ना मांगते हुए मुझे धमकी दी कि वह मुझे मरवा देगी, लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी पास में खड़े कुछ लड़के अनीशा को देखकर उसके बारे में बोले जा रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उन लड़कों से मारपीट करनी शुरू कर दी। वो 4 थे और मैं अकेला, उनसे मैं ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया। उन्होंने मुझे मार मार कर घायल कर दिया, लेकिन तब भी मुझे वो दर्द महसूस नहीं हुआ। उस दिन के बाद मैं एक अलग इंसान बन चुका था। मैं कोई भी बात पर भड़क जाता, यहाँ तक कि किसी को मारने भी लग जाता। मेरी जिंदगी में बस अब यही था। मैं इतना हद तक पागल हो चुका था कि मैं अपने घर वालों के सामने भी भड़क जाता। ये सब देखकर मेरे घर वाले बहुत घबरा गए कि इसे क्या हो गया है। मेरी ऐसी हालत देख मेरे एक दोस्त आकाश ने मुझे समझाने की कोशिश की। उस समय उसी ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। मैं हर वक्त उसके साथ रहता। अगर वो एक दिन भी मेरे पास नहीं आता तो मैं रोने लग जाता। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब आकाश ही मेरे दुख सुख का साथी बन चुका था। उसने मुझे इन सब से बाहर निकलने के लिए किसी लड़की से दोस्ती करने को कहा, लेकिन अब मेरे लिए ये सब करना नामुमकिन था।
उसने मुझे बहुत सी लड़कियां दिखाई, लेकिन मैं इन सब से दूर रहना चाहता था। इसी बीच अनिशा की दोस्त महक ने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे संभालने की कोशिश करने लगी। जब इस बात का पता आकाश को चला तो उसने मेरी जगह खुद उससे मैसेजेस पर बात करनी शुरू कर दी। जो अनिशा ने मेरे साथ किया मैं वो तो भुला नहीं पाया, लेकिन मुझसे जितना हो सका उसके दिए दर्द को छुपाने लगा। मेरी और महक की बातें होने लगी, लेकिन महक भी तो उसी की दोस्त थी। उसने भी वही किया, मुझसे झूठ पर झूठ बोलने लगी और मेरे दोस्त आकाश के साथ बातें करने लगी। मैंने एक दिन यूं ही उनकी चैटिंग पढ़ी तो पता चला कि वो किस टाइप की लड़की है और मैं उससे दूर हो गया। इसी बीच अनुष्का ने मुझे वो सब बताया, जिससे सुनकर मुझे खुशी भी हुई और दुख भी। अनुष्का ने मुझे बताया कि जो बच्चा अनिशा के पेट में था वो तुम्हारा नहीं था, वो उसके बॉयफ्रेंड का था। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने सब तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुम तो इतने भोले थे कि तुम्हें ये भी नहीं पता था कि वो बच्चा तुम्हारा बिना कुछ किए कैसे हो सकता है, और इसी बात का फायदा अनिशा ने उठाया। अब मेरी सब समझ आ चुका था, अनिशा ने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं उसकी भोली भाली बातों में आ गया। उसके बाद वह फिर प्रेग्नेंट हुई और मेरी मदद मांगी। मैंने उसकी फिर से मदद कर दी और मैं उससे फिर कभी नहीं मिला। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ लंदन चली गई। मेरे दोस्त आकाश और उस लड़की का सब चालू था। मैं उस टाइप का लड़का नहीं था जैसा महक को चाहिए था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की। फिर कुछ महीनों बाद मैं एक एकेडमी में जाने लगा। मैं वहां भी यूं ही चुप सा बैठा रहता, जहां पर मेरा एक हाल चाल वाला दोस्त बन चुका था। मुझे ऐसे देख एक लड़की ने उस लड़के से पूछा कि ये ऐसे क्यों बैठा रहता है। उस लड़की का नाम तनु था। वह मेरी हालत देख शायद मेरे ऊपर तरस खा रही थी, लेकिन मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद उसने मुझे मैसेज करके परेशान कर दिया और मैं लड़की होने के नाते उसको कुछ ना कह सका। मैं उससे बातें करने लगा। आज भी मैं मैसेजेस पर ही बात करता। जो शर्म मुझे अनिशा के साथ बात करने में आती वही मुझे अब आती थी। मैं उससे प्यार नहीं करता था, बस उसको मुझसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं उससे बात करता। लेकिन तनु एक अजीब लड़की थी। वह सारा दिन चैटिंग करने के लिए जिद करती। मैं एक मिनट के लिए भी फोन से दूर होता तो वह लड़ाई करने लगती। मैं उसके डर से एकेडमी भी नहीं जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब खत्म होगा। मेरा दोस्त आकाश भी मुझसे कहता कि तुम इसे ब्लॉक कर दो, लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ कैसे कर सकता था। उससे बात हुए मुझे 3 महीने हो गए थे और अब मैं तनु से बहुत ज्यादा परेशान आ चुका था। मैं रात को भी सो नहीं पाता था, सारा दिन सिर्फ उससे बातें करता। इसी दौरान मेरे मामा के बच्चों की शादी थी। मेरा कोई मन भी नहीं था, लेकिन घर वालों के कहने पर मुझे जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। भाई और माँ पहले से ही वहां जा चुके थे। मैं अकेला बचा हुआ था। मैंने शादी के 2 दिन पहले जाने का तय कर रखा था, लेकिन इसी बीच वो लड़की भी उसी दिन आने वाली थी। मतलब हम दोनों एक ही दिन शादी को जाने वाले थे। मेरे मामा के लड़के ने उसे और मुझे आधे रास्ते से ही घर लाने का सोचा, क्योंकि भाई को वहां कुछ काम था, इसलिए उसने हम दोनों को अपने पास बुला लिया। मैं और बाकी गाड़ी में बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे थे और मैं तो उस पागल लड़की से सिर्फ मैसेज में लगा हुआ था और परेशान हुआ पड़ा था। थोड़ी देर में वो लड़की भी आ गई और मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने उसे देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है क्या जो कभी इतनी मोटी थी। आज वो वैसी नहीं थी। मैं घर तक बस यही उलझन में था कि क्या ये वही है। मैंने गाड़ी से उतरते ही अपने मामा के लड़के से पूछा कि क्या यह सुजाता है। उसने कहा हाँ भाई वही है ये। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर मैं अब भी इस बात से निकलकर चैटिंग में लग गया। जैसे ही मैंने मैसेज देखे तो वो मुझे बहुत कुछ सुना चुकी थी, क्योंकि गाड़ी में मैं चैटिंग नहीं कर सकता था और इसी बात पर उसने मुझसे लड़ाई कर ली।
मुझे अब खुशी मिली कि अब कुछ देर तो उससे छुटकारा मिलेगा। इस दौरान मैं सुजाता से हिल मिल गया। मैंने देखा कि अब वो वैसी नहीं थी जैसी बचपन में थी। अब वो वैसी थी जैसा मैं अनीशा से मिलने से पहले था, बिल्कुल हंसी मजाकिया। मुझे वो इतनी अच्छी लगने लगी कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती या मुझे ना दिखे तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। मैंने जब अपने आप को देखा तो मुझे अपने में कुछ अलग लगा। मैंने कभी अनीशा को भी इतना महसूस नहीं किया था जितना आज सुजाता को कर रहा था। मैं उससे इस बारे में पूछना चाहता था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि वो मुझे कुछ बता सके, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं उसके साथ ही रहता। मैंने किसी बहाने से उसका नंबर चुरा लिया ताकि मैं मैसेज से बात कर उसे ये पूछ सकूं। हम शादी में 4 दिन तक रहे और दोनों इतने घुल मिल गए। उसके साथ मैंने अपने साथ हुए हादसे की जरा सी भी याद नहीं आई और वो दिन भी आ गया जब उससे अपने घर जाना पड़ा। मैं हर कोशिश कर रहा था कि वो 1-2 दिन और रुक जाए, लेकिन वो चली गई। बाद में उसके जाते ही मैं बेजान सा हो गया और सभी ने मेरे मजे लेने शुरू कर दिए कि मैं उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा था। और अब जब वो चली तो उदास हो गया लड़का। उनकी ये बातें सुन सुन कर मुझे शर्म आ रही थी। इसके बाद मैंने उसे घर पहुंचने तक मैसेज कर पूछा कि क्या वो ठीक से घर पहुंच गई। मुझे पता नहीं क्यों उसकी इतनी फिक्र होने लगी। मैं उससे बात करता तो मेरे चेहरे से हंसी ही नहीं जाती थी। वो बहुत मजाकिया थी। बातों ही बातों में मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मुझे अपने मजाकिये अंदाज में पहले डरा दिया। फिर उसने कहा अगर ये सब कहना है तो मिलकर बोलना। मैं बहुत डर गया था क्योंकि ये सब मेरा पहली बार था जब मैं किसी लड़की को प्रपोज करने वाला था। मैं बेसब्री से 2 दिन तक मिलने का इंतजार करने लगा। सुजाता ग्रेजुएशन कर रही थी। वो मुझसे कुछ महीने बड़ी थी, तो उसने अपने कॉलेज के पास ही मुझे एक पार्क में बुला लिया। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। उसने पूछा तो मैंने कहा मुझे ठंड लग रही है इसलिए। तो उसने सोचा हो सकता है ठंड का मौसम भी है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने कहा कि तुम मेरे लिए पागल मत बनो, तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वह ये सब क्या और क्यों बोल रही है। फिर मैंने हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से कह दिया कि अब मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं बल्कि सुधरेगी। उसने कहा ठीक है, मैं हाँ बोल दूं और मुझे कभी ये नहीं चाहिए कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है या तुम मुझे कोई धोखा दोगे। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चली जाऊंगी और कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मैं डर गया। इससे आगे उसने मुझसे कहा अगर तुम्हारी कोई थी या है मुझे अब बता दो। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे इतनी ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। मुझे समझ नहीं आया मैं इसे कैसे बताऊं। अगर जो हुआ है मैंने वो बता दिया और उस पर यकीन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया और ये सब बताने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी डर मत, मैं हूं ना। वो दिन मेरे लिए यादगार दिन बन गया। मैं उसके लिए रोज भी लाया था, उसने मुझसे वो रोज ले लिया। फिर हमने बहुत सारी बातें की। उसने जबरदस्ती मुझे मैसेजेस की जगह कॉल से बातें करने के लिए मजबूर कर दिया। शुरू में ये मेरे लिए बड़ा अजीब था, मुझे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन बाद में मैं मैसेजेस पर बातें करनी बंद कर दी। हम सिर्फ कॉल पर ही बातें करते। उसने मुझे बहुत सी बुरी आदतों से दूर करवा दिया। इसी बीच तनु भी मुझसे दूर हो गई। अब मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे अंदर ही डर लगता कि कहीं अनीशा इसे कुछ बहला फुसला कर मुझसे दूर न कर दे। मैं जब भी सुजाता से मिलता वो मुझे बस यही कहती कि अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारे माँ बाप है तुम्हारे साथ, उनको बताओ जो भी बात है। अगर उनसे नहीं कर सकते तो मुझे बता देना। उसकी मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती। वो मुझसे 1 हफ्ते में 2 बार मिल लेती थी। मेरा मन बार बार उससे मिलने को करता रहता। फिर एक दिन मैंने अपने दिल में बैठे अनीशा के डर को उसे बता दिया और उसने कहा मैं देख लूंगी उसे। जिस बात का मुझे डर था
वही हुआ अनीशा को जब पता चला कि मेरी किसी से बात चल रही है। उसने फिर सुजाता को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों का असर सुजाता पर नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करने के बाद अनीशा ने हार मान ली। सुजाता एक समझदार लड़की थी, वह मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। साथ ही उसने सारी सच्चाई अनीशा से जान ली कि कैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाया, किसी और का बच्चा मेरा बताकर मेरे साथ गलत किया। इसी बीच सुजाता ने वो बातें भी जान ली जो मुझे भी नहीं पता थी। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि अनीशा ने मुझे 3 बार बच्चे वाले मामले में फंसाया था। मैंने उसे 2 बार ही बताया था। ना ही मैंने उसे ये बताया कि यही बच्चे वाला सीन महक ने मेरे साथ भी किया था। जब उसे पता चला तो उसने मुझसे ये सब के बारे में पूछा और मैंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। इस बात पर उसने कहा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले दिन क्या बात कही थी? मैं डर गया कि अब ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं इतना उलझ चुका था कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, अब मुझे भूल जा। यह सुनते ही मैं जम गया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत करके कुछ बोला और मैं हकलाने लगा। मेरी ऐसी हालत देख उसने मुझे कहा कि डरो मत, जो भी बात है उसे आराम से बता। मैं इतना घबरा गया कि कुछ भी न बोल सका। मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मैं इसे खो दूंगा। इससे पहले मैं कुछ बोलता उसने मुझसे पूछा, क्या तुम डर गए थे कि कहीं मुझे ये न लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि एक ही चीज 3 बार कैसे हो सकती है और दूसरी अलग? मैंने डरते हुए हाँ बोला और वो हंस कर बोली, 1000 बार भी होता तो भी यकीन कर लेती, एक बार बोल कर तो देखते। फिर उसने मुझे बताया कि अनीशा ने तुम्हारे साथ जो किया वही उसने महक से करवाया ताकि तुमसे बदला ले सके। उसने महक को कहा कि तुम किसी और के साथ मजे लेना और अगर ऐसा वैसा कुछ भी हो जाए तो आशीष पर लगा देना। मैं ये सच्चाई सुनकर दंग रह गया कि उसने किस हद तक मुझे बर्बाद कर दिया। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मैं सुजाता से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। इसके बाद उसने मुझे बताया कि अब अनीशा अपने किए पर पछता रही है, उसे कैंसर हो गई है। ये सुनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे लिए सुजाता के अलावा कोई जरूर नहीं बचा। उसने मेरा इतना साथ दिया, मुझे समझा और जो अनीशा से मुझे तकलीफें मिली थी उनसे भी मैं बाहर आ गया। मैं अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उसके बाद हमारी शादी हो गई। मैं सोचता हूँ जो मेरी आंखों के सामने थी मुझे उसी से इतनी नफरत थी और आज मुझे जितना प्यार उससे है इतना मुझे कोई प्यारा नहीं है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। अनीशा की भी कैंसर से मौत हो चुकी है। मैं और मेरी पत्नी आज बहुत खुश है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो इतना समझ सकता है मुझे। मेरे साथ जो हुआ अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब सबको माफ कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है अगर ये सब मेरे साथ ना होता तो शायद आज मैं इतना खुश ना होता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको